माना जा रहा है कि इस बार जो चंद्रयान 3 है, जिसे बाहुबली भी कहा जा रहा है, वो चंद्रमा पर उतर जाएगा और दुनिया में भारत सबसे पहला वो देश होगा जो कि चंद्रमा के साउथ पोल पर अपने यान को उतारेगा। पृथ्वी की सतह से ये जो यान है वो निकल चुका है और माना जा रहा है कि 40 दिनों के बाद यानी 24 से लेकर 25 अगस्त के बीच में ये चंद्रयान जो है वो चंद्रमा पर अपनी लैंडिंग करेगा। और अगर ये लैंडिंग हो जाती है तो अमेरिका, चाइना और रूस के बाद भारत ही ऐसा देश होगा जो चंद्रमा पर अपने कदम रखेगा। अभी तक स्लो लैंडिंग किसी ने नहीं की है साउथ पोल में, और अगर ये भारत कर पाता है तो अपने आप में ये दुनिया में कीर्तिमान स्थापित करेगा। कैमरा पर्सन संजय राहुल के साथ पल्लवी झा, दिल्ली, न्यूज़ 24। इसरो का मिशन चंद्रयान पिछले 15 सालों के वैज्ञानिकों की मेहनत का ही नतीजा कहा जा सकता है, जो कि अब लगातार आगे बढ़ता जा रहा है। अब चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया है। इसके साथ ही चंद्रयान कहा जा रहा है कि करीब 45 दिन के भीतर चंद्रमा तक पहुंच जाएगा और वहां पर लैंडर को चंद्रमा की सतह पर उतार दिया जाएगा और वहां से जो वैज्ञानिक परीक्षण किए जाएंगे वह अपने आप में काफ़ी मायने रखेंगे पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्पेस जगत के लिए, क्योंकि यह पहली बार होगा जब भारत सफलतापूर्वक चंद्रमा तक अपने किसी मिशन को पूरा करने का ख्वाब पूरा करेगा और उन 4 देशों की सूची में शामिल हो जाएगा जिन्होंने कि चंद्रमा तक अपने मिशन को सफलतापूर्वक भेजा है। श्रीवत्सन, न्यूज़ 24। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपनी फ्रांस यात्रा के दूसरे दिन फ्रांस के नेशनल डे, बैस्टिल डे में शिरकत की। इस मौके पर वो मुख्य अतिथि थे। खास ये रहा कि फ्रांस की सेनाओं के साथ भारत की सभी जल, थल और वायु सेना की टुकड़ियों ने मार्च किया। सारे जहां से अच्छा की धुन पर भारतीय टुकड़ियां जब मार्च कर रही थी तो LIC चैम्प्स पैलेस के आसपास का नजारा देखते ही बन रहा था। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री बन गए हैं जिन्हें बैस्टिल डे सेलिब्रेशंस में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होने का मौका मिला है। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन के साथ अब से कुछ देर बाद प्रधानमंत्री मोदी की डेलीगेशन लेवल की बातचीत होनी है और इस मौके पर कई ऐसे मेमोरेंडम साइन होने वाले हैं जो कि रक्षा क्षेत्र में मील का पत्थर साबित होंगे। संजीव त्रिवेदी, न्यूज़ 24। पुलिसिया लाठीचार्ज के खिलाफ बीजेपी के सभी विधायक आज काफी हमलावर हैं। जैसे ही सदन की कार्रवाई शुरू हुई, सभी बीजेपी के जो विधायक हैं वह इकट्ठा हो गए और सभी मिलकर आज महागठबंधन सरकार के विरोध में काला दिवस मना रहे हैं। आप देख सकते हैं बीजेपी के सभी जो विधायक हैं उनके कंधों पर काला गमछा है और हाथों में उन्होंने काली पट्टी बांध रखी है। जो लाठीचार्ज हुई है बीजेपी के नेताओं के ऊपर और कार्यकर्ताओं के ऊपर, उसमें करीब 30 से ज़्यादा जो बीजेपी के नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वह घायल भी हुए थे। और एक जो बीजेपी के नेता हैं जहानाबाद से महामंत्री हैं, उनकी मौत भी हो गई है। हालांकि उस मौत को लेकर अभी भी कन्फ्यूजन बना हुआ है कि उनकी मौत हंगामे की वजह से हुई या गर्मी के कारण वो बेहोश हो गए थे। लेकिन आज इस मुद्दे को बीजेपी छोड़ना नहीं चाहती है और सरकार के खिलाफ लगातार धरना और प्रदर्शन आज भी कर रही है। हालांकि आज बीजेपी के जो लोग हैं, बीजेपी के जो विधायक हैं, वह राजभवन मार्च भी जाने वाले हैं। लेकिन अभी बिहार की राजधानी पटना में राज्यपाल नहीं है, लेकिन उनके आने के बाद बीजेपी के तमाम विधायक राज्यपाल से मिलकर ज्ञापन भी सरकार के खिलाफ सौंपेंगे। कैमरामैन इसी के साथ सौरभ कुमार, पटना, न्यूज़ 24। भाजपा के जहानाबाद जिला महामंत्री विजय कुमार सिंह की मौत का मामला अब तक नहीं सुलझा है। इस मामले में बीजेपी का आरोप है कि कल हुई लाठीचार्ज में विजय कुमार सिंह को चोटें आई थी और उसके बाद मची भगदड़ के दौरान वो बीमार पड़े थे और उसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया जहां उनकी मौत हो गई थी। वहीं इस मामले को लेकर सम्राट चौधरी ने बीजेपी के तरफ से
डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कराने की मांग की थी और इसके अलावा उन्होंने कहा था कि विजय कुमार सिंह की शहादत को बीजेपी नहीं भूलेगी और लगातार इसको लेकर आंदोलन चलाएगी। वहीं दूसरी तरफ पटना पुलिस की तरफ से यह बयान आया, एसएसपी राजीव मिश्रा सामने आया और उन्होंने कहा कि विजय कुमार सिंह के सहयोगी चंद्रेश्वर सिंह का जो बयान आया था उसके बाद जो सीसीटीवी फुटेज जांच की उससे साफ होता है कि विजय कुमार सिंह छज्जू बागी गए थे, डाकबंगला गए ही नहीं थे और उसके बाद उनकी तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। जो अभी तक रिपोर्ट आई है, डॉक्टरों ने कोई इंजरी नहीं बताई है और ये कहा है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही पूरे मामले का खुलासा हो सकता है। कैमरामैन सनी के साथ अमिताभ ओझा, पटना न्यूज़ 24। कांग्रेस की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला बोला गया है। इस बार इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए बीजेपी को मिलने वाले चंदे को कांग्रेस पार्टी ने मुद्दा बनाया है। कांग्रेस की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सीनियर नेता पवन खेड़ा ने इससे लेकर पीएम मोदी की तुलना जेम्स बॉन्ड से की है। उन्होंने कहा कि जेम्स बॉन्ड का कोड 007 था, लेकिन हमारे देश में मौजूदा एजेंट का कोड 56 है, जो खुद को इलेक्टोरल बॉन्ड बताकर अपना परिचय देते हैं। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि जेम्स बॉन्ड नामक एक मशहूर सीरीज है जिसमें जो सुपर एजेंट है वो अपना परिचय ऐसे देता है, माय नेम इज बॉन्ड 007। हमारे देश की राजनीति में एक एजेंट 56 है, नाम बताने की जरूरत नहीं है, उनका परिचय है माय नेम इज बॉन्ड, इलेक्टोरल बॉन्ड। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इस एजेंट ने वित्तीय वर्ष 2016-17 और 21-22 में 5200 करोड़ रुपए अपनी पार्टी में इकट्ठा किए। ये पैसा कहाँ से आया, इसका कोई हिसाब किताब नहीं है। कैमरा पर्सन कलिकांत झा के साथ रमन कुमार, दिल्ली, न्यूज़ 24। पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव का परिणाम आने के बाद टीएमसी पार्टी की मुखिया मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जबरदस्त उत्साह में है और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी 17 जुलाई को बेंगलुरु जा रही हैं। सोनिया गांधी ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को फोन करके आग्रह किया है कि दीदी बेंगलुरु पहुंचे और 17-18 तारीख के कार्यक्रम में शामिल हो। वहां पे 24 दलों के विपक्षी नेताओं एकजुट पहुंचेंगे। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी 17 तारीख को बेंगलुरु जा रही हैं, उनके साथ में अभिषेक बनर्जी जा रहे हैं और कोलकाता के मेयर फिरहाद हकीम भी जा रहे हैं। तो कह सकते हैं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के हौसले पूरी तरह से बुलंद है और पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव में बेहद परिणाम लाने के बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का सीधा अगला कदम 2024 के लोकसभा चुनाव पे होगा और वहीं बेंगलुरु में पूरी रणनीति तैयार किया जाएगा कि बीजेपी को कैसे हराया जाए। कैमरामैन विनोद के साथ मनोज पांडे, न्यूज़ 24, कोलकाता। दिल्ली के कई सारे इलाकों में इस समय पानी भरा हुआ है। कई जलभराव की स्थिति ऐसी है कि रोड पर आप देख सकते हैं कि आपको केवल पानी ही पानी नजर आएगा। दिल्ली सरकार लगातार कोशिश कर रही है कि जो पानी भरा है उसको निकालने का प्रयास किया जाए। जो परिस्थितियाँ है वो समझाने के लिए काफ़ी हैं कि लगातार सरकार कोशिश ज़रूर कर रही है। सरकार ये समझाने का प्रयास कर रही है कि जो हालात बने हैं उस तस्वीर को अगर सुधारना है तो निश्चित तौर पर इस प्रकार के पंप्स के ज़रिए कोशिश करनी होगी। आप देख सकते हैं कि फ़िलहाल ये पंप जो है वो ITO पर है। ऐसे 15 पंप जो हैं वो लगाए गए हैं पानी की निकासी को लेकर और कोशिश ये की जा रही है कि जो परिस्थितियाँ बनी हैं उसको ध्यान में रखते हुए जितने पंप्स के ज़रिए जल निकासी की जा सके उतनी की जाए। फिलहाल ITO पर 15 है। इसके अलावा शहर भर में यानी कि पूरी दिल्ली में कई इलाकों में 1000 से ज़्यादा पंप्स लगाए गए हैं जहाँ जहाँ पर जल भराव की स्थिति नजर आ रही है। कैमरा पर्सन संजय के साथ करुण सिन्हा, न्यूज़ 24, दिल्ली। ये है दिल्ली की लाइफलाइन रिंग रोड, लेकिन लाइफलाइन पिछले 2 दिनों से थमी हुई है और उस पर पूरी तरीके से पानी फिर चुका है। रिंग रोड पर मैं मौजूद हूँ राजघाट के पास और ये पूरा इलाका आप जहाँ तक नज़र दौड़ाएंगे केवल और केवल पानी ही पानी नज़र आएगा। इस पानी को निकलने में अभी भी हो सकता है 1 से 2 दिन लग जाएं, यानी कि अगले 1 से 2 दिन तक ये रिंग रोड इसी तरीके से अभी भी बंद रहेगी, क्योंकि इसका एक बड़ा कारण ये भी है कि यहाँ पर जो ड्रेनेज सिस्टम लगा हुआ ITO के पास जो पानी को सड़कों से बाहर निकालता है उस सिस्टम में खामी आ चुकी। लगातार यहाँ पर ये पानी बढ़ने का सिलसिला जारी था। कल यहाँ पर पानी भरा था और उसके बाद से यह स्थिति है। इस सड़क को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है और अभी भी ये ऐसा उम्मीद नहीं है कि हो सकता है कि ये आज खुल सके, क्योंकि पानी यमुना में तो कम होना शुरू हो गया, लेकिन सड़कों से पानी कैसे घटेगा इसको लेकर अभी लगातार कवायद चल रही है। प्रोफेसर मिंटू सिंह के साथ विमल कौशिक, न्यूज़ 24, दिल्ली। राजधानी दिल्ली के हालात बदले हुए नहीं दिख रहे हैं। यमुना का जल स्तर भले ही घट रहा हो, लेकिन इलाकों में परेशानियां दिख रही हैं। इस वक्त जो तस्वीर जैतपुर खड्डा कॉलोनी इलाके की है पूरी तरीके से डूबा हुआ है। हालांकि लोगों को इंतजार था कि बारिश बंद हुई है, पानी कम होगा। पानी ज़रूर कम हुआ है, लेकिन अभी भी जो पूरा इलाका है वो डूबा हुआ है। बताया ये जा रहा है कि जो
डेंजर लेवल है वो अभी भी क्रॉस किया हुआ है। लोगों को इस बात की चिंता सता रही है कि उनके घर में जो सामान है कहीं वो चोरी ना हो जाए, वो जाने की जिद कर रहे हैं। प्रशासन उन्हें रोकने की बात कर रहा है, पूरे इलाके को खाली करा लिया गया है। इसके अलावा जो खाने पीने की व्यवस्था है उसको लेकर लोग सवाल कर रहे हैं कि खाने पीने की व्यवस्था जो है पूरी ढंग से नहीं हो पा रही है। फिलहाल ये कहा जा रहा है कि अगर बारिश होती है तो परेशानियाँ बढ़ेंगी, पानी बढ़ेगा, लेकिन अगर बारिश नहीं होती है लेकिन फिर भी परेशानी कम होती इसलिए नहीं दिख रही है क्योंकि अगर वो घर वापस लौटते भी हैं तो जिस तरीके का मलबा, जिस तरीके का पानी घर में घुसा है उसको साफ़ करने में, घर का जो सामान खराब हुआ उसको साफ़ करने में वक्त लगेगा। यह कहा जाए कि भले ही पानी कम हो जाए लेकिन लोगों की परेशानियां इस इलाके में कम होती नहीं दिख रही है। कैमसन सुनील के साथ राहुल प्रकाश, न्यूज़ 24 दिल्ली। उत्तर भारत में पड़ रही बारिश बेशक 2 दिन के लिए रुक चुकी हो लेकिन लोगों का जीवन अस्त व्यस्त कर दिया है और यही कारण है कि अभी तक हज़ारों की तादाद में जो लोग हैं वो बाढ़ की चपेट में आए हुए हैं, चाहे वो हरियाणा के लोग हैं, हिमाचल के लोग हैं या फिर पंजाब के लोग हैं। और यही कारण है कि हरियाणा के 12 के करीब जो ज़िले हैं बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं, पंजाब के 14 ज़िले बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं और वहीं पर हिमाचल में चाहे वो मंडी हो, कुल्लू हो या फिर मनाली हो, जो 3 अलग अलग जो स्थान है वो पूरी तरह बाढ़ की चपेट में भी आए और वहाँ पर हज़ारों की तादाद में जो सैलानी हैं वो फंसे हुए हैं। और हिमाचल सरकार ने 60,000 के करीब जो अलग अलग स्थानों पर फंसे हुए सैलानी थे उनको निकाला भी है। और यही कारण है कि अभी तक चाहे वो रोहतांग है, इसी तरह मनाली है, कुल्लू है, इनकी अलग अलग घाटियों में 10,000 के करीब अब भी लोग वहां पर फंसे हुए हैं। कैमरामैन गंभीर सिंह राणा के साथ विशाल इंग्लिश, न्यूज़ 24 चंडीगढ़। देश के कई हिस्सों में आई बाढ़ बारिश का असर अब जम्मू कश्मीर में भी देखने को मिल रहा है क्योंकि जम्मू आने जाने वाली कई ट्रेनें रद्द हो चुकी हैं जिससे देश के कोने कोने से जम्मू आने वाले श्रद्धालु, जम्मू पहुंचे यात्री, मां वैष्णो देवी की यात्रा करने वाले तीर्थयात्री और अमरनाथ यात्रा को जाने वाले श्रद्धालुओं को बेहद ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आइए इनसे बातचीत करते हैं और इनसे जानते हैं क्या कहना चाहते हैं, कहाँ से आए हैं। क्या नाम है आपका, कहाँ से आए हैं? धर्मेंद्र सिंह डोडिया, MP उज्जैन से आए हैं हम सर। ट्रेनें रद्द होने से कितना असर पड़ा है आप लोगों को? खतरनाक असर पड़ा है। हमारे पास खर्चे के पैसे भी नहीं बचे हैं। हमारे को आज 5वां दिन है, यहाँ पे परेशानी बहुत हो रही है। न खाने पीने की व्यवस्था नहीं है, गंदगी बहुत हो रही है, पानी की भी व्यवस्था नहीं है, रात को सोने की भी कोई व्यवस्था नहीं। प्रशासन बिल्कुल लूज है यहाँ का। श्रद्धालु कह रहे हैं कि सरकार इन लोगों की सुध ले क्योंकि कुछ ट्रेनें रद्द हुई हैं जिनका सीधा असर पड़ा है इन यात्रियों पर, इन श्रद्धालुओं पर। कैमरामैन पवन के साथ पंकज शर्मा, न्यूज़ 24 जम्मू। यूसीसी में जो 3 मुख्य बातें निकलकर सामने आई है उसमें शादी ब्याह, बच्चा गोद लेने की प्रक्रिया और पर्सनल लॉ यानी एक से अधिक शादी को कैसे रोकना है, इसको लेकर बात चल रही है। सबसे पहले शादी ब्याह की जो रीति रिवाज है भारत में, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, सब जैसे पहले था वैसे ही रहेगा। सिर्फ एक चीज प्रूव करना होगा कि लड़की की उम्र शादी के वक्त 18 साल है और लड़के की उम्र 21 साल है। भारत में जो गोद लेने की प्रक्रिया है अलग अलग धर्मों में अलग अलग है। अब एक चीज तय होगी कि इसे आसान बनाया जाएगा। यूसीसी के तहत जो नियम आएगा उसमें ये बात साफ होगा कि पुरुष हो या महिला दोनों गोद लेने के अधिकारी होंगे, दोनों गोद ले सकते हैं। दूसरी शादी अगर आपको करनी है तो डाइवोर्स या तलाक का जो ऑफिशियल लेटर है वो आपको पेश करना होगा, यानी अब एक से ज्यादा पत्नी रखना कानूनी अपराध होगा। कैमरामैन अमित राय के साथ कुमार गौरव, न्यूज़ 24 दिल्ली। शपथ ग्रहण समारोह के 12 दिन बाद विभागों के बंटवारे पर अंतिम फैसला हो चुका है और किसी भी वक्त मंत्रियों की लिस्ट जारी हो सकती है कि किस मंत्री को कौन सा मंत्रालय मिला है। इस बीच एनसीपी नेता अजित पवार ने वित्त मंत्रालय के जो अधिकारी हैं उनके साथ बैठक की है। ये बैठक मंत्रालय के 503 नंबर केबिन में हुई, यानी कि अजित पवार को वित्त मंत्रालय मिलना तय है। अजित पवार को वित्त मंत्रालय न मिले इसके लिए शिवसेना शिंदे गुट के विधायकों ने इसका विरोध किया था। इस बीच एनसीपी को और भी कई महत्वपूर्ण मंत्रालय मिलने की चर्चा है। जो शिवसेना के कुछ नेता हैं वो उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मिलने गए हैं। बताया जाता है कि ये जो विभागों का बंटवारा हुआ है इससे जो शिवसेना के कुछ नेता हैं वो नाराज हैं। यही कारण है कि लगातार इसमें बैठकों का दौर चला और विभागों के बंटवारे में लगभग 12 दिन का वक्त लग गया।
मैं दिलीप पावरे के साथ इंद्रजीत सिंह, न्यूज़ 24 मुंबई। महाराष्ट्र में मंत्रिमंडल विस्तार से पहले विभाग बंटवारे को लेकर शिंदे गुट नाराज बताया जा रहा है। बीती रात उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने ठाणे में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से मुलाकात की है। वहीं शिंदे गुट के विधायक संजय सिरसाट भी डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस से मिले हैं। गौरतलब है कि शिवसेना शिंदे गुट मंत्रिमंडल विस्तार से पहले अजीत पवार गुट के लिए विभागों का बंटवारा नहीं चाहता है। इतना ही नहीं, शिंदे गुट जो है अजीत पवार की एनसीपी के लिए अहम विभाग दिए जाने के खिलाफ है। अजीत पवार की एनसीपी का सरकार में शामिल होने के बाद से मंत्रिमंडल विस्तार में और भी देरी हो रही है। सूत्रों की माने तो विधानसभा के मॉनसून सत्र के बाद अब महाराष्ट्र का मंत्रिमंडल विस्तार होगा। कैमरामैन विनोद के साथ राहुल पांडे, न्यूज़ 24 मुंबई। लोकसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में पिछड़ा वर्ग के मतदाताओं को लेकर मची खींचतान के बीच समाजवादी पार्टी ने अपनी प्रदेश कार्यकारिणी की घोषणा कर दी है। पिछड़ा वर्ग की इस प्रदेश कार्यकारिणी के जरिए अखिलेश यादव ने 147 सदस्यीय कार्यकारिणी सहित भारी भरकम एक फौज खड़ी कर दी है। दरअसल 2014 के बाद से ही भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा वर्ग के मतदाताओं के बीच पैठ बनाने में जुटी हुई है और इसमें वो काफी हद तक कामयाब भी रही है। यही वजह कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी का विजय रथ रोकने में नाकाम तमाम सियासी दल अब तक कोशिश ही कर रहे हैं, लेकिन उन्हें कोई खास कामयाबी नहीं मिल पाई। और जिस तरीके से बीजेपी ने बसपा के दलित वोट बैंक में सेंधमारी की, ठीक उसी तरीके से समाजवादी पार्टी के खाते से भी पिछड़ा वर्ग के वोट को लगभग समाप्त कर दिया है। उत्तर प्रदेश में पिछड़ा वर्ग के मतदाताओं की संख्या करीब 42% से भी ज्यादा की है। ऐसे में इस सबसे बड़े वोट बैंक को लेकर तमाम सियासी दलों के बीच तगड़ी खींचतान मची हुई है। कैमरा पर्सन सचिन कुमार सैनी के साथ मानस श्रीवास्तव, लखनऊ, न्यूज़ 24। महाराष्ट्र में सत्ताधारी बीजेपी, शिवसेना और एनसीपी पार्टी में तालमेल बिठाने के लिए एक समन्वय समिति के गठन करने का फैसला किया गया है। ये समिति कुल 12 सदस्यों की होगी। हर दल के इसमें 4-4 सदस्य होंगे। आपसी मुद्दों को चर्चा कर उसका हल निकालना इस समिति का काम होगा। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इस समिति के सदस्य सुधीर मुनगंटीवार, आशीष शेलार, प्रसाद लाड और चंद्रशेखर बावनकुले होंगे। तो वहीं शिवसेना की तरफ से उदय सावंत, शंभू राजे देसाई, दादा भूसे और राहुल शेवाले समिति के सदस्य होंगे। इसके अलावा एनसीपी के अजित पवार की गुट की तरफ से धनंजय मुंडे, दिलीप वलसे पाटिल, छगन भुजबल, सुनील तटकरे इस समिति के सदस्य होंगे। अजित पवार और उनके समर्थकों की एंट्री के बाद शिवसेना और बीजेपी विधायकों में बेचैनी बढ़ी है। कई विधायक दोनों पार्टी से नाराज बताए जा रहे हैं। कैमरा पर्सन विनोद सिंह के साथ अंकुश जायसवाल, न्यूज़ 24 मुंबई। यूपी में आम महोत्सव का आगाज सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया शुभारंभ। बोले, यूरोप का बाजार कर रहा यूपी के आमों का इंतजार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आम महोत्सव 2023 का उद्घाटन करते हुए कहा कि यूपी के आम आज विश्व भर में पसंद किए जा रहे हैं। मॉस्को, दुबई और बहरीन इसका उदाहरण है। अब यूरोप का बाजार आपका इंतजार कर रहा है। आप शॉर्टकट ना अपनाएं, गुणवत्ता पर ध्यान दें, डिमांड के हिसाब से प्रोडक्ट तैयार करें। उत्तर प्रदेश में 1000 वैरायटी के आम उत्पादित होते हैं। उत्तर प्रदेश की जनता ही नहीं बल्कि पूरे देश के साथ विश्व भर में देशों की मांग पूरी करने में सफल हो सकते हैं। जो प्रयास शुरू किया है उनके असर आना शुरू हो गए हैं। हाल ही में मॉस्को में उत्तर प्रदेश का आम हाथों हाथ लिया गया। सीएम ने महोत्सव के दौरान ही 12 टन आम बहरीन, 1 टन दुबई, 2 टन मॉस्को के लिए रवाना किया। वहीं इस आम महोत्सव में उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा के साथ ही तमाम प्रदेशों के उद्यान विभाग के प्रतिनिधियों, किसान, बागवान, निर्यातकों ने भाग लिया। आपको बता दें, ये आम महोत्सव राजधानी लखनऊ के अवध शिल्पग्राम में आयोजित किया जा रहा है। 14 जुलाई से लेकर 16 जुलाई तक ये आम महोत्सव चलेगा। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र साहू के साथ मनोज पांडे, लखनऊ, न्यूज़ 24। करीब 2 महीने के अंतराल के बाद एक बार फिर से कश्मीर घाटी में मिलिटेंट ने नॉन लोकल मजदूरों को, प्रवासी मजदूरों को निशाना बनाया। ये बताया जा रहा है कि 2 नकाब पोश मिलिटेंट इनके कमरे में घुसे। इसके बाद इनकी पहचान पूछताछ की और उसके बाद जैसे ही कंफर्म हुआ कि ये जो प्रवासी मजदूर हैं बिहार के रहने वाले, ये हिंदू है, तो उसके बाद एक
एक अंधाधुंध गोलियां चलाई मिलिटेंटों ने और इस गोलीबारी में 3 जो ये प्रवासी मजदूर थे वो घायल हो गए और मिलिटेंट ये हमला करने के बाद यहाँ से फरार हो गए। और इस बीच गांव में आसपास मौजूद लोगों ने इन घायल मजदूरों को स्थानीय हॉस्पिटल वहां पर पहुंचाया, जहां फर्स्ट एड देने के बाद तीनों जो प्रवासी मजदूर हैं इन्हें श्रीनगर शिफ्ट किया गया और 3 में से एक की हालत अभी भी गंभीर बताई जा रही है, 2 की हालत स्थिर है। कैमरामैन रशीद के साथ आसिफ श्रीनगर, न्यूज़ 24। चुनावी साल में सरकारी कर्मचारियों को साधने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश के कर्मचारियों को केंद्र के समान 42% महंगाई भत्ता देने का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि इसकी तैयारी पहले से की जा रही थी, अब से ये मिलना शुरू होगा। जनवरी से लेकर जून तक की जो महंगाई भत्ता वो उसका एरिया जो है वो 3 किश्तों में दिया जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि 2014 में 30 साल जो जिन्होंने नौकरी की है उनको तृतीय समयमान वेतनमान का ऐलान किया था, लेकिन अब जिनकी उम्र 1 जुलाई 2023 तक अगर उन्होंने 35 वर्ष या 35 वर्ष से ज़्यादा उनकी सरकारी नौकरी हो चुकी है, उनको अब चतुर्थ वेतनमान जो है समयमान के हिसाब से वेतनमान दिया जाएगा। सरकारी कर्मचारी जिसका लंबे वक्त इंतजार कर रहे थे और लगातार उसकी मांग की जा रही थी कि उनको केंद्र के समान महंगाई भत्ता दिया जाए, जो कि अब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जिसका ऐलान कर दिया है। कैमरा पर्सन कमलेश व्यास के साथ विपिन श्रीवास्तव, न्यूज़ 24 भोपाल। दिल्ली में बाढ़ और बारिश से मचे हाहाकार पर प्रधानमंत्री मोदी ने फ्रांस के पेरिस से चिंता जताते हुए गृह मंत्री अमित शाह से और दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना से बातचीत की और उनको निर्देश भी दिए। जानकारी के मुताबिक प्रधानमंत्री ने गृह मंत्री को कहा है कि सभी आवश्यक कदम उठाए जाएं जो दिल्ली को जो मदद की ज़रूरत है, चाहे वो सिविक एजेंसियां हों या फिर किसी भी तरीके से दिल्ली और उसके आसपास के राज्यों को जो भी मदद चाहिए वो पूरी मदद दी जाए। गृह मंत्री की तरफ से प्रधानमंत्री को जो ब्रीफ किया गया, जो बताया गया, उसके मुताबिक गृह मंत्री ने प्रधानमंत्री को बताया कि सारी तैयारी गृह मंत्रालय की तरफ से की गई है और दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना के साथ मिलकर के गृह मंत्रालय पूरी दिल्ली का जायजा ले रहा है। एनडीआरएफ की टीम लगातार लगाई गई है जहां जहां ज़रूरत है और जहां जो मदद हो रही है वो मदद पहुंचाई जा रही है। इस बात की जानकारी प्रधानमंत्री मोदी को गृह मंत्री अमित शाह ने दी। कैमरामैन अविनाश के साथ शानदेव, न्यूज़ 24 दिल्ली। गुजरात में एक बार फिर दलित उत्पीड़न की घटना सामने आई है और जिसके बाद राजनीति गर्मा गई है। गुजरात में कथित तौर पर क्षत्रिय समाज के कुछ लोगों ने 2 दलित भाइयों की हत्या कर दी, जिसके बाद इलाके में तनाव फैल गया है। 12 जुलाई की शाम को यह घटना चूड़ा तालुका में समाधियाला गांव में हुई। सुरेंद्रनगर में 2 दलितों की हत्या पर राज्य की राजनीति गर्मा गई है। कांग्रेस के विधायक और दलित नेता जिग्नेश मेवानी ने इस मुद्दे पर सरकार पर हमला बोला, तो वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष शक्ति सिंह गोहिल ने सुरेंद्रनगर पहुंचकर पीड़ित परिवार के लोगों से मुलाकात कर सरकार पर निशाना साधा। 12 जुलाई की शाम को समधियाला गांव में 2 समूहों में संघर्ष हुआ था। इसमें घायल हुए आलजी परमार और उनके भाई मनोज परमार की सरकारी अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई। शिकायत के आधार पर चूड़ा पुलिस ने 15 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। दोनों के बीच 1998 से लेकर जमीन का विवाद चल रहा था, जिसमें निचली अदालत ने फैसला दलित परिवार के पक्ष में दिया, जो क्षत्रिय समाज के लोगों को नागवार गुजरा। इस घटना पर कांग्रेस नेता जिग्नेश मेवानी ने ट्वीट कर लिखा है कि हर गुजरते दिन के साथ गुजरात में दलितों की किस्मत बद से बदतर होती जा रही है। इलाके में तनाव को देखते हुए पुलिस बल तैनात कर दिया गया है और घटना की जांच के लिए SIT की रचना भी कर दी गई है। कैमरामैन प्रभात के साथ भूपेंद्र सिंह, अहमदाबाद, न्यूज़ 24।